हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, मतलब इकाई 3.1 है, वो भी कंप्लीट हो गई है। तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था इकाई 1 का, और इकाई 3 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग इकाई 6 जो है वो कर रहे हैं। तो इकाई 6 अब हम कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग जो है उपन्यास के ऊपर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनती है वो सारी की सारी थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताऊंगी। एंड आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि मैंने उपन्यास आप लोगों को हॉलीडेज़ में दिया था, 7 डेज़ की हॉलीडेज़ में। और अगर फिर भी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है समझ में नहीं आया है, किसी उपन्यास में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे कि उस उपन्यास में क्या बताया गया है, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जो है उस उपन्यास को सभी स्टूडेंट्स को करवाऊँ। ठीक है, तो अगर किसी भी उपन्यास में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो आज हमारा भाग 1 चल रहा है और हम लोग इसमें आज जो है प्रश्न उत्तर ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उपन्यासों के बारे में, जो हमारे 13 उपन्यास हैं, उनकी चर्चा आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करूँगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपको पता ही है कि क्लासेस लगानी तो 3 क्लासेस ज़रूरी है। कौन कौन सी? जीके की क्लास, फर्स्ट पेपर की क्लास और मेरी हिंदी की क्लास। रेगुलर 12 बजे मेरी हिंदी की क्लास होती है और सभी के सभी 12 बजे टाइम से ज्वाइन करें ताकि वो क्लास अटेंड कर सके। अब आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपकमिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी, चाहे वो यूजीसी नेट से रिगार्डिंग हो, चाहे हमारी क्लासेस से रिगार्डिंग हो। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें। लाइक मीन्स आपकी अटेंडेंस कि कितने स्टूडेंट देख रहे हैं, हम उसी हिसाब से फिर वर्क करते हैं आगे कि हाँ, इतने स्टूडेंट्स ने जो है क्लास अटेंड की है। अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है फिलर फॉर्म की, तो आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ एप्लीकेशन करके फिलर फॉर्म करके सर्च कीजिए, वहाँ आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी, उसको इंस्टॉल करना। वहाँ फ्री नोट्स मिलेंगे आपको दोनों पेपर के, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। लाइव क्लासेस मिल रही है आप लोगों को, आप देख सकते हैं, इसमें हर एक सब्जेक्ट की भी लाइव क्लासेस आपको मिल रही है। और 5000 एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, ये 100% ऑफ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उपन्यास की, और उपन्यास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी? इकाई 6 की। तो इकाई 6 हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम उपन्यास पढ़ेंगे। कौन कौन से उपन्यास हमारे यूजीसी नेट के पेपर में है। तो यूजीसी के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट में कौन कौन से हमारे पास है उपन्यास? तो ये 13 उपन्यास हमारे पास है। कौन कौन से? पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी। लाल श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु। गोदान है प्रेमचंद की। शेखर एक जीवनी भाग 1 ही करना है जो आगे का है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। झूठा सच यशपाल का है। मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर का है। तमस जो है हमारा भीष्म साहनी का है। दरबारी राग दरबारी हमारा श्री लाल शुक्ल का है। जिंदगी नामा कृष्ण सोबती का है। और आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। और धरती धन ना अपना जगदीश चंद्र का है। तो ये सारे के सारे उपन्यास आज हमने डिस्कस करने हैं एक एक करके। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए हम लोग उपन्यास की ओर बढ़ते हैं और उपन्यास को करते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या बताया गया है। मतलब हम सिर्फ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आपको मैंने क्वेश्चंस भी करवाने हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो तथ्य मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे, और वो सारी तथ्य मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देवरानी जेठानी की कहानी। तो देवरानी जेठानी की कहानी की अगर बात करें तो ये पंडित गौरी दत्त का है, ठीक है। इसका ये जो उपन्यास है ये 1870 ईस्वी में जो है प्रथम उपन्यास जो है देवनागरी महान सेवक जो पंडित गौरी दत्त थे उनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और इसका अगर मैं बात करूं कि ये जो है कितने पेजेस की कृति थी, तो ये प्रश्न भी बन जाता है। तो 35 पृष्ठ की ये जो है कृति थी, और ये कृति जो है 35 उसकी थी, और ये भी पूछ लेते हैं। अगर मैं इनकी पात्रों की बात चर्चा करूँ तो पात्रों में इनका सर्वसुख जो है अग्रवाल बनिया थे, ठीक है। मुर्शी टिकट नारायण थे, सुरसाहस थे, दौलत राम हो गए, छोटे लाल थे, और पार्वती सुखदेई होगी, जेठानी होगी, देवरानी होगी। तो ये सारे के सारे थे और इनके आगे आगे फैमिलीज थे। तो ये एक तरीके से समाजी चित्रण जो इन्होंने कर रखा है, क्योंकि आप लोगों को इसके नाम से पता चल रहा है देवरानी जेठानी, तो मतलब घर का एक एटमॉस्फेयर जो है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई। फिर कैसे वो शादी करके जाते, तो मतलब सारी चीज़ें, किडनैप होता है, कितना कुछ इसके अंदर जो है देखने को मिलता है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ये कुछ थे जिनमें से प्रश्न बनकर आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं तो दूसरा उपन्यास हमारा जो कि लाला श्रीनिवास दास का है, परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु की अगर हम बात करें तो ये कौन से युग के थे, ये उनका युग पूछ लिया जाता है। लाला श्रीनिवास दास का जो है युग पूछ लिया जाता है, तो ये भारतेंदु युग के थे। कौन से युग के थे? भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के थे ये, तो याद रखना है आप लोगों को। ये उपन्यास जो था 25 नवंबर 1882 में लिखा गया था। 1882 में, ठीक है। प्रथम उपन्यास माना जाता है किनके द्वारा? एक प्रश्न जिसमें से बनकर आ जाता है कि ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने इसे जो है प्रथम उपन्यास माना है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें प्रथम जो है उपन्यास माना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है मेन कैरेक्टर जैसे मदन मोहन हो गए, ब्रज किशोर हो गए, और उनके भी कुछ दोस्त थे जैसे चुन्नी लाल, शंभू दयाल, बैजनाथ, तो ये सारे थे। तो किस तरीके बताया है इसमें पुरुषोत्तम दास जो है, मतलब और कैसे ये लालची कपटी लोग थे, ठीक है, और कैसे ये पैसा जो थे हर बार डुबो देते थे। तो फिर कैसे जो ब्रज किशोर है वो मतलब वकील बनकर बाद में उनकी हेल्प करता है। तो ये सारी स्टोरी जो है इसमें बता रखी है। तो आप लोग जब उपन्यास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से परीक्षा गुरु इसका नाम क्यों रखा गया होगा। आगे हमारा आ जाता है हमारे पास गोदान। गोदान तो आप लोगों ने मास्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि प्रेमचंद का है गोदान। तो इसमें मतलब होरा की स्टोरी है कि कैसे, तो होरा की स्टोरी है इसमें, ठीक है। और भी कैरेक्टर होरी जो होता है इसमें, होरी जो इसमें नायक होता है, उस धनिया उसकी पत्नी होती है होरी की। गोबर हो गया, राय साहब हो गए, खन्ना, मेहता और मालती, तो मतलब पूरा का पूरा बताया हुआ है। तो ये प्रेमचंद का इसको अंतिम जो है हम गोदान जो है अंतिम इनका उपन्यास मान सकते हैं। 1936 में लिखा गया था। तो आप समझ सकते हैं 1936 में ये उपन्यास जो है वो लिखा गया था, और ये अंतिम उपन्यास था। और इसमें पूरा का पूरा यही बताया कि होरी जो है वो गाय का दान करना चाहता है, पर अंत तक वो उसकी ये जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो किस तरीके का इसका स्ट्रगल, और इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों जीवन का वर्णन जो है वो कर रखा है पूरे के पूरे गोदान उपन्यास में, ठीक है। अब आगे अगला उपन्यास की चर्चा करें। अगला है शेखर एक जीवनी भाग 1। तो शेखर एक जीवनी भाग 1 जो कि अगेय के द्वारा जो है लिखा गया है। इसमें अगेय सबसे पहले इसमें से प्रश्न बनकर आ जाता है कि किस तरीके का उपन्यास है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगेय का जो है एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास जो है इनका है, और आपको याद रखना है ये प्रश्न जो है बनकर आ जाता है। और 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, प्रथम भाग में और द्वितीय भाग पर।
प्रथम प्रकाशन इनका 1941 में हुआ था और द्वितीय प्रकाशन इनका 1944 में हुआ था। तो इस तरीके से जो है अगेन ये जो है बाल मन में पढ़ने वाले जो काम है, अहम है, या बह का जो प्रभाव था प्रकृति पर मनोविश्लेषण ढंग से जो है उसके ऊपर विचार किया है। तो स्वतंत्रता एक इसका मूल्य जो है उद्देश्य मूल्य रहा होगा जो उसके व्यक्तित्व को अर्थ देती है। तो इसमें पूरी की पूरी मैं बात करूं तो पूरे के पूरे उपन्यास में जो शेखर एक जीवनी है इसमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता की खोज की और जो है चलने की बात की गई। पूरा मतलब खोज की है यहाँ पे स्वतंत्रता की। तो शेखर जो है एक तरीके से रूढ़ नैतिकता के भी घोर विरोधी रहे थे। ठीक है, बाकी उन्होंने इसमें शेखर हो गया और शशि जो है उनकी चर्चा यहाँ पर की है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बाकी। ठीक है, तो ये सारे कुछ तथ्य जो होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं वो बताने ज़रूरी हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा में क्या है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक जो है उपन्यास है। तो ऐतिहासिक उपन्यास है ये पूरा का पूरा। ठीक है, और इसे जो है 4 उपन्यास इसी श्रेणी में हैं, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा होगी, पुनर्ववा हो गया, 4 चंद्रलेख हो गया, अनाम दास का पौधा हो गया। तो ये सारे चारों जो उपन्यास है वो इसी श्रेणी के माने जाते हैं और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। हर्षवर्धन का समय जो है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है और जो बाण भट्ट है वो हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि था। बाण भट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ ऐतिहासिक पात्र भी आते हैं और कुछ काल्पनिक पात्र भी आते हैं। जैसे ऐतिहासिक में हर्ष कुमार हो गया, ठीक, हर्ष हो गया, कुमार हो गया, कृष्णवर्धन हो गया, राजश्री, देवपुत्र, मालिंद, बाण भट्ट हो गया, ये सारे आ जाते हैं। और काल्पनिक में अगर बताएं तो निपुटिका हो गया, ठीक है, महामाया हो गया और निपुणिका और महामाया हो गया और अपना भट्टिनी हो गया, अघोर भैरव हो गया, सुचरिता हो गया। तो ये सारे के सारे हैं। मतलब ये पूरा का पूरा अगर मैं कथा का आधार बोलूं, क्योंकि इन्होंने बोला ना आत्मकथा, अगर कथा का आधार किसी को मान सकते हैं तो यहाँ पर हरिश्चंद्र के ग्रंथों को उठाकर उसी से ज़्यादातर लिया गया है। ठीक है, तो और मेन फोकस नारी के सम्मान की रक्षा के ऊपर यहाँ पर किया गया है। तो आप जब पढ़ोगे आप क्लियर होएगा आप लोगों को कि क्या बता रही हूँ। जिन्होंने देखो उपन्यास पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं अब उनको मैं क्या बोलूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। अब आप टीचर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आप खुद देखिए कि हिंदी का सिलेबस कितना ज़्यादा, क्या आप 6 मंथ में करवा सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए जो है ज़रूरी है कि आप जो है थोड़ा सा खुद से भी पढ़ते रहिए। मैं बाहर बैठती हूँ, सो जाओ। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से डिपेंड ना रहिए, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं आगे से अगर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पीछे से शुरू कीजिए। ठीक है, जैसे नाटक हो गए, निबंध हो गए, ठीक है, कहानी हो गई, ठीक है, और उपन्यास तो अभी मैंने करवाए, तो ये उपन्यास जिन्होंने नहीं किए वो कंप्लीट करें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आप मुझे बता सकते हैं। मैंने जो है आपको फेसबुक अकाउंट भी बता रखा है अपना, राधे ज्योति करके, RADHEYJYOTI, फिलर फॉर्म की उसमें पिक लगी हुई है। तो आप वहाँ पर भी मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें ये दिक्कत आ रही है। वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करती हूँ।
तो मुझे पता रहता है कि क्या बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप किसी उपन्यास में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ मैं आपको 1 दिन की या 2 दिन की क्लासेस में करवा सकती हूँ कंप्लीट। अब अगर मैं 13 के 13 उपन्यास लेकर बैठ जाऊँगी तो फिर कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 13 दिन इसमें निकल जाएंगे, 14 दिन हमारे किसी और में निकल जाएंगे, 15 दिन हमारे किसी में, 10 दिन हमारे निबंध में निकल जाए, तो इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और हमारा ये मेन पोर्शन जो थ्रेटिकल वाला पोर्शन है ये रह जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले थ्रेटिकल वाला पोर्शन करवा रही हूँ जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे अभी नव जागरण वगैरह हमारी चौथी इकाई होगी, हमारी दूसरी इकाई होगी, हमारी तीसरी इकाई, पहली इकाई, तो इनमें दिक्कत होती है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले तीसरी इकाई करा ली, पहली इकाई करवा ली, अब उपन्यास करवा के उसके बाद हम सीधे चौथी इकाई करेंगे, क्योंकि जो छोटी छोटी इकाई है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम दूसरी इकाई को छेड़ेंगे, क्योंकि दूसरी इकाई बहुत बड़ी है। जब हम वो करेंगे तो फिर वो तो हमें लास्ट तक करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो मैला आंचल, तो जो भी बैचलर के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने मैला आंचल पढ़ा होगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जो है मैला आंचल है, और ये एक प्रकार का जो है आंचलिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है ये? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, बिहार के गांव की पूरी कहानी जो है वो इसमें बता रखी है। और पुण्य का मतलब भी इसमें जो है बताया हुआ है। और मेन जो नायिका है, जो कमली है, उसे मेन नायिका कहा जा सकता है। और भी वैसे बहुत सारे इसमें आ जाते हैं लोग। तो पूरा का पूरा जो मैला आंचल है, इसका जो प्रकाशन मैं कहूँ मैला आंचल का, तो शायद 1954 का प्रकाशन है मैला आंचल का। और इसमें अगर चरित्र चर्चा की बात करूँ तो 216 चरित्र चर्चा जो है इसमें की गई है। तो काफ़ी कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, और सारी चीज़ें डाल दी गई। कांग्रेस और गांधीवाद डाल दिया गया, पूरा का पूरा पोर्शन जो है इसके अंदर डाला। ज़्यादातर मैं कहूँ कि प्रश्न उत्तर का प्रयोग इसमें सबसे ज़्यादा अधिक किया गया है। ठीक है, और ये जो मैला आंचल है वो एक यथार्थवादी उपन्यास है, जो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी के ऊपर है। यथार्थ का मतलब क्या होता है? सत्य। यथार्थ मतलब सत्य। तो ये सत्य के ऊपर है कि हाँ ये चीज़ें भी होती है, ये चीज़ें आपको कहीं पे ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये चीज़ काल्पनिक है। काल्पनिक नहीं होगी, यथार्थ के ऊपर ही पूरा का पूरा उपन्यास जो है मैला आंचल वो लिखा गया है। तो आप जब पढ़ोगे तो अब आपको पता चलेगा। अगला उपन्यास आ जाता है हमारा झूठा सच, जो कि यशपाल का है। झूठा सच, तो झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल का, ये जो है सबसे बहुत बड़ा उपन्यास है। ठीक है, जो काफ़ी 1958 और 1958 और 1960। अब क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो ये झूठा सच है ये 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भागों में? एक तो 1958 जिसमें वतन और देश की चर्चा की गई है, जिसमें वतन और देश की चर्चा की गई है। और 1960 जिसमें देश और भविष्य की चिंता की गई है कि भविष्य में किस तरीके का जो है होगा। तो इस तरीके से जो झूठा सच है उसको यशपाल जी ने 2 भागों में विभाजित किया है, वतन और देश का भविष्य। तो पूरा का पूरा आप जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरीके से देश के भविष्य की जो चर्चा की गई है। जयदेव कनक जैसे परिवारों की इसमें कहानी ली गई है। और इसका जो प्रमुख पात्र है वो जयदेव पुरी है, उनकी बहन है जिनका नाम तारा होता है, और जयदेव की पत्नी है और प्रेमिका है। ठीक है, कनक उनकी प्रेमिका है। ठीक है, और पत्नी भी है। तो इस तरीके का पूरा ये जो बता रखा है। तो भ्रष्ट राजनीति का भी उदाहरण इसमें देते हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है उन्होंने क्लियर की है। तारा का भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो रहा है इस पूरे उपन्यास में। और झूठा सच उपन्यास में जो है ये एक तरीके का महाकाव्य इसको कह सकते हैं। तो महाकाव्य, अच्छा ये प्रश्न बनकर इसमें से आ सकता है कि महाकाव्य किसने कहा है, कि मतलब झूठा सच उपन्यास को महाकाव्य किसने कहा है? तो आप लोग बता सकते हैं कि मधुरेश ने कहा है, भाष्यकार मधुरेश ने। अच्छा, भाष्यकार का मतलब क्या होता है? भाष्यकार का मतलब होता है सूत्रों की व्याख्या जो करते हैं, जो सूत्र होते हैं उनकी व्याख्या जो करते हैं उसको कहते हैं भाष्यकार। क्या कहते हैं? भाष्यकार। और यहाँ पर जिन्होंने झूठा सच उपन्यास को महाकाव्य कहा है वो है मधुरेश ने। तो मधुरेश एक भाष्यकार है क्योंकि वो सूत्रों की व्याख्या भी करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से इसकी व्याख्या करके उनको बताया
कि ये एक महाकाव्य है। तो शीर्षक से बिल्कुल ही विस्तृत करके जो है आलेख कहा इन्होंने, 10 उपन्यासों में से सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इन्होंने इसको कहा है। और कुंवर जो है उसका पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध भी इन्होंने किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। तो यही प्रश्न जो है बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो याद पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर आप लोगों ने पढ़े भी हैं तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ तो क्या वो चीज़ें आपको पता है, तो उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की है, ठीक है। तो बिल्कुल डीपली पढ़ना है, क्योंकि देखिए डीपली ही मैंने किया है पूरा का पूरा, सच बताऊं तो डीपली किया है, बिल्कुल अंदर घुस गए उपन्यास के अंदर। क्या है उसकी जड़ को पकड़ लीजिए उपन्यास की, कि क्या बताना चाह रहा है, क्या है इसके अंदर। मतलब किसी भी कॉर्नर, मैंने कहा ना कि बीच में आप खड़े हो और 4 डायरेक्शन है आपके पास, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। आपको देखना है क्वेश्चन यहाँ से बनकर तो नहीं आ रहा, क्वेश्चन यहाँ से बनकर तो नहीं आ रहा, क्वेश्चन यहाँ से बनकर तो नहीं आ रहा, क्वेश्चन यहाँ से बनकर तो नहीं आ रहा। ये चारों डायरेक्शन का अगर आपको पता चल गया कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से, तो आपको कोई मार्क नहीं दे सकता। डेफिनेटली आप उसका आंसर जो है वो करेक्ट करके आओगे। समझ आ गया? इसलिए आपने इस तरीके से पढ़ाई करनी है। चलिए अब नेक्स्ट उपन्यास में चलते हैं हम। मानस का हंस बहुत अच्छा है। मानस का हंस जो कि किसके द्वारा रचित है? अमृतलाल नागर के द्वारा। मानस का हंस की बात करूं तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। और ऐतिहासिक उपन्यास के साथ साथ दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमृतलाल नागर है उन्होंने इसको किस शैली में लिखा है, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न बनकर है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब प्रश्न आए हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं प्रश्न नहीं आया, ये सारे प्रश्न आए हैं इसमें से। तो अमृतलाल नागर जो है उन्होंने किस शैली में लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये जो उपन्यास है, ये मानस का हंस, ये लखनवी शैली में लिखा है। कौन सी शैली में? लखनवी शैली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लखनवी शैली में इन्होंने लिखा है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो 1972 में इसका प्रकाशन जो है हुआ था। अगर हम अमृतलाल नागर की जन्म और मृत्यु की बात करें तो 1960 में इनका जन्म हुआ था और 1919 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और क्या प्रश्न इससे बनकर आता है? देखिए जितने इम्पोर्टेंट बनकर आते हैं मैं तो सारे आप लोगों को बता दें बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो और क्या प्रश्न बनकर आता है इसमें से? मानस, अच्छा मानस के हंस का मीनिंग पूछ लेते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका अर्थ पूछ लेते हैं। तो मानस का हंस जो है, सबसे पहली चीज़ ये है कि मानस का अर्थ क्या है? मानस का अर्थ, मानस क्यों लिया, मतलब ये नाम क्यों लिया गया है? जो अमृतलाल नागर है उन्होंने ये नाम क्यों लिया है मानस का हंस? तो मानस का अर्थ कहाँ से उठाया है? मनोभाव, जो मन के भाव होते हैं उसे कहते हैं मनोभाव। मन में उत्पन्न संकल्प, मन के अंदर अगर कोई संकल्प जो है उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं मानस। या मन से या मन के द्वारा जो है चीज़ें उत्पन्न होती है, जैसे कि रामचरितमानस, तो उनके मन में क्या है? रामचरितमानस है, और उन्होंने रामचरितमानस से ही मानस शब्द को लिया है। अगर मैं हंस की बात करूँ तो हंस क्यों लिया है? क्योंकि उन्होंने कहा आत्म जो है वो अलौकिक गुणों से संपन्न होती है। जो भी हमारी आत्मा होती है वो क्या है? अलौकिक, उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं अलौकिक जिनसे वो पूरी तरीके से संपन्न होती है, ठीक है। और मनुष्य जो है अगर ऐसा संपन्न हो उसे क्या कहा जाएगा? हंस कहा जाएगा। तो एक प्रकार से सन्यासी जो है माना जा सकता है, जो निलुप्त होता है और क्या होता है? शुद्ध होता है पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो है मानस का हंस अब किसे कहा जा रहा है पूरी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि रामचरितमानस भी ले लिया और बिल्कुल जो है संपन्न मनुष्य की बात कर दी। तो यहाँ पर किसको लिया जा रहा है? तुलसीदास जी की बात की जा रही है, ठीक है, तुलसीदास। तो ये पूरा का पूरा जो उपन्यास है वो ज़्यादातर रामचरितमानस के ऊपर ही लिखा गया है, ठीक है। तो 1972 में प्रकाशित ये उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मानस का हंस जो है वो तुलसीदास के जीवन के ऊपर लिखा गया है। श्रेष्ठ उपन्यास है, हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है इसको, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लेना। गोपाल राय है, इसमें पात्र भी है बहुत सारे, जैसे मैना कहारिन थी, और कौन थी?
याद नहीं आ रहा है। और रत्ना हो गई, अच्छा इसमें रत्ना भी थी। बतासो हो गई, श्यामा की बुआ हो गई, बाबा तुलसीदास हो गए, ठीक है। और राजा रज़िया के नाम से जो है, राजा जो है रज़िया के नाम से पुकारा करता था उसको। और कौन है, यही सारे कैरेक्टर्स जो हैं इसमें, पात्र जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। मानवता मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना यहाँ पर की है तुलसीदास के द्वारा। मतलब एक तरीके से तुलसीदास को इन्होंने मेन केंद्र में रखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी को, और उनको केंद्र में रखकर ही यहाँ पर मानस के हंस के रूप में उनको सारी चीज़ों का वर्णन किया है और पूरा ऐतिहासिक उपन्यास बनाया है इसे। अब आगे चलते हैं। अगला आ जाता है हमारा तमस। तमस किसका है? भीष्म साहनी का उपन्यास है प्रसिद्ध, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था, तमस का। और ये भी पता होना चाहिए आपको, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से इसको नवाजा गया था 1975 में। तो रुकिए 2 मिनट, 1975 में इनको जो है अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1986 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन धारावाहिक व फिल्म भी बनाई थी इनके ऊपर। जब 1986 की बात करें, 1986 में कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर जो गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन धारावाहिक और फिल्म भी जो है इसके ऊपर बनाई थी। और इसको भी 2 भागों में विभाजित किया था तमस को। प्रथम जो था वो 13 प्रकरण थे जिसमें, और द्वितीय जो था वो उसमें गांव जो था वो केंद्रित था, ठीक है। और नत्थू थे इसमें, नत्थू जो है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। पूरी स्टोरी उसी के ऊपर थी कि वो 5 रुपये उसको मिले हैं और वे जो है सलोत्री साहब के यहाँ जो है सूअर जो है मारकर देगा। तो इस तरीके से सूअर के ऊपर थोड़ा बहुत स्टोरी इसमें जो है बताई हुई है। अच्छा, तमस का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तमस का अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। तमस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ तमस का होता है अंधकार और अज्ञान, ठीक है। क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सभी। अंधकार और अज्ञान। अब आगे चलेंगे श्री लाल शुक्ल जी के पास, जो कि जिनका उपन्यास है राग दरबारी। क्या है? ठीक है। तो राग दरबारी जो श्री लाल शुक्ल जी का था, तो इसमें जो है सबसे पहले इनका समय काल पता होना चाहिए। तो समय काल जो है 1925 से लेके 2011 तक का टाइम पीरियड था इनका, समय काल इनका इतना था। प्रमुख साहित्यकार थे ये भी श्री लाल जो शुक्ल जी थे। इनका जो पहला उपन्यास, ये थोड़ा सा अच्छा, ये किस तरीके के उपन्यास लेखन करते थे? इनका उद्देश्यपूर्ण लेखन होता था, व्यंग्य लेखन। कौन सा? व्यंग्य। ये व्यंग्य करते थे, जैसे कमेंट्स करते हैं ना, मैंने बताया भी था व्यंग्य का अर्थ पहले भी, तो कमेंट्स वगैरह करते हैं, उसी तरीके से ये व्यंग्य लेखन करते थे। इनका पहला उपन्यास क्या था? सूनी घाटी का सूरज। क्या था इसका पहला उपन्यास? सूनी घाटी का सूरज, जो कि 1957 में जो है लिखा गया था, ठीक है। 1957 में जो है सूनी घाटी का सूरज जो है उपन्यास लिखा गया था। और इनका जो व्यंग्य वाला उपन्यास था वो इनका 1950 में लिखा गया था, अंगद का पाँव। कौन सा? अंगद का पाँव। तो ये उपन्यास लिखा था। अच्छा, ये इनको बहुत सारे भाषाओं का भी ज्ञान था, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी जो है भाषा का जो है इनको ज्ञान था बहुत ज़्यादा। और इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो राग दरबारी के लिए भी इनको पुरस्कार मिला है, ये प्रश्न बनकर आ जाएगा, तो मैं बता देती हूँ क्योंकि ये प्रश्न बनकर आ जाएगा। राग दरबारी के लिए, तो राग दरबारी के लिए 1970 में इनको जो है पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको मिला हुआ था। किसके लिए? राग दरबारी के लिए, जो इन्होंने ये वाला उपन्यास लिखा है इसके लिए, ठीक है। इनके और भी बहुत सारे उपन्यास हैं। तो सबसे पहला उपन्यास तो मैंने आपको बता ही दिया, सूनी घाटी का सूरज, फिर अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती है, मकान पहला पड़ाव,
विश्रामपुर का संत राम विराग, तो इस तरीके से। और उनके संग्रह भी है, संस्मरण भी है। संस्मरण इनका एक ही था कि कुछ साहित्य चर्चा भी, तो ये इनका एक ही संस्मरण था, तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो इस तरीके से आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा ना अच्छे से सबको पढ़ना है। और इनकी जितनी भी राग दरबारी की अगर मैं बात कहूँ तो ये पूरा का पूरा जो है व्यंग्य पंक्तियाँ इसमें लिखी गई है, पूरा व्यंग्य के ऊपर है। और आप देखोगे लास्ट तक भी इसमें व्यंग्य 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 पूरा का पूरा चार्ट बन जाता है। राग दरबारी का व्यंग्य से पूरा भरा पड़ा है, चार्ट बन जाता है इसमें पूरा का पूरा व्यंग्य का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है कृष्ण सोबती का, जिन्होंने लिखा है जिंदगी नामा। कृष्ण सोबती, ठीक है, जिंदगी नामा। तो अगर हम इसकी बात करें कृष्ण सोबती की, तो इनका जन्म और मृत्यु का बता दूं मैं आप लोगों को। 18 फरवरी को 1925, मतलब 1950 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु इनकी हुई थी 25 जनवरी 2019 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये है, और ये आख्यायिका थी। आख्यायिका क्या होता है? आख्यायिका होता है फिक्शन जो होती है हमारी इंग्लिश में, फिक्शन नहीं होती, फिक्शन। ठीक है, तो ये फिक्शन लेखिका थी, आख्यायिका थी, ये फिक्शन लेखिका थी। और इनको कई सारे अवार्डों से भी नवाजा गया था, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले थे। 1980 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। 1996 में इनको साहित्य अकादमी अध्येतावृत्ति का जो है पुरस्कार मिला था। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग मन्नू भंडारी, क्योंकि हम लोगों ने प्रश्न भी करने हैं आगे चल के, वरना लेट हो जाएंगे। तो पूरा टाइम आधा घंटा मैंने इसमें ही दे दिया आप लोगों को, उपन्यास में ही। मन्नू भंडारी की अगर बात करें तो मन्नू भंडारी ने अपना जो है ये उपन्यास लिखा है आपका बंटी। कौन सा लिखा है? आपका बंटी। तो आपका बंटी जो है ये संग्रह पूरा का पूरा लिखा है। श्रेष्ठ संग्रह इसका उनका पूछ सकते हैं, मेरी प्रिय कहानी, सप्तपर्णम। ठीक है, तो ये किस तरीके का उपन्यास है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका बंटी उपन्यास है, ये पूरा मनोविश्लेषण उपन्यास है। पूरा का पूरा मन का, इसमें बंटी पात्र होता है, वो एक छोटा सा जो है बच्चा भी वही है, नायक भी वही है, और किस तरीके से माँ बाप जो है वो करते हैं उसके साथ। पूरा यथार्थवादी जो उपन्यास के साथ साथ ये जो है मनोविश्लेषण उपन्यास भी बन जाता है। तो उसमें पूरे के पूरे 16 अध्याय होते हैं, पूरे के पूरे 16 इसमें अध्याय जो है वो होते हैं। और यथार्थवाद के साथ साथ मैंने आपको बताया मनोविश्लेषणवादी भी थे। बंटी की जो मम्मी होती है उनका नाम शकुन होता है, ठीक है, जो कॉलेज की प्रिंसिपल होती है। तो इस तरीके से पूरा 10 साल का जो बच्चा होता है, स्कूल में पढ़ता है, उसका किस तरीके से क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसके पेरेंट्स की वजह से भी क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ों का वर्णन जो है वो इस उपन्यास में किया गया है। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे आपका बंटी तो आपको समझ में आएगा क्या क्या है। उसके बाद हमारा अंतिम उपन्यास होता है धरती धन ना अपना। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो क्या बताया गया है इसमें? तो धरती धन ना अपना जगदीश चंद्र के द्वारा जो है लिखा गया है। ये जो पूरा का पूरा उपन्यास है, इसका प्रकाशन की अगर मैं बात करूँ, इसका प्रकाशन 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्सवाद से मैं कहूँ कि प्रभावित था। इसमें 12 उपन्यास थे, जिनमें से एक जो है उपन्यास अधूरा रह गया था। इनका 12 उपन्यास थे और 12 के 12 ही काफ़ी विख्यात भी थे। धरती धन्ना अपना, ठीक है, नरक कुंड में बास, जमीन अपनी तो थी, तीनों उपन्यास जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारा उन्हीं चीज़ का जो है इसमें वर्णन कर रखा है। चरित्र थे इसमें काली और ज्ञानो जो है, काली जो है लड़का था और ज्ञानो जो है इसमें लड़की थी। और यही जो है मेन पात्र जो कह सकती हूँ मैं कि वो थे। बाकी और भी थे, जैसे जीतू हो गए, ताई निहाली हो गई, ठीक है, चाची प्रतापी हो गई उसकी, और प्रीतो की निकू हो गई, और भी मतलब बहुत सारे इसमें कैरेक्टर थे। लेकिन मेन जो है लड़का लड़की काली और ज्ञानो थे। ठीक है, और ये पात्र जो थे वो व्यक्तिगत ना होकर जो है समुदाय या वर्ग का प्रतिनिधित्व के रूप में ये है आए हुए हैं। तो मतलब ये किसी न किसी समुदाय को या वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं पूरा का पूरा इसमें।
तो आप देखेंगे, अब जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें देखने को। काफ़ी बड़ा मैं कहूँ कि ये लगा मुझे, और इस तरीके का मतलब जो है उपन्यास है ये। तो आंचलिक जो है विशेषता इसकी है क्योंकि बार बार चो लग रहा है, तो इस वजह से पता चल रहा है कि ये एक आंचलिक जो है इसकी विशेषता है। ठीक है, बाकी इसका खंडकाल याद रख लेना कि कब कब इसका हुआ था, 1947 से 48, 1960 से 65। तो पंजाबी के दुआब शैली जो है उसका प्रयोग किया गया है। कौन सी शैली का प्रयोग किया है यहाँ पर? पंजाबी की दुआब शैली का प्रयोग किया गया है। उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा है इसमें। तो ये कुछ कुछ मेन चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ती है। पूरा मेन उद्देश्य क्या था इसको लिखने का? धरती धन ना अपना, मेन उद्देश्य यही था। दलित की जो व्यवस्था है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इनके सिर्फ आंसर्स बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उपन्यास मैंने करवाए, तो अब टाइम नहीं मिला हम लोगों को कि मैं आप लोगों से पूछूं, और इसीलिए मैं इनके आंसर्स बता देती हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ लो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगी, आप लोगों से नहीं पूछूँगी। अब क्योंकि कल की जो क्लास होगी वो भी हमारी MCQs की होगी, तो तब मैं आप लोगों से इसके ऊपर चर्चा कर लूँगी, दूसरे जो प्रश्न होंगे उनके ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है ये उपन्यास? ये पंडित गौरी दत्त ने लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर है, राइट आंसर, पंडित गौरी दत्त। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला जो है मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, और आपको याद होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने भी पहला प्रथम उपन्यास इसे ही माना है, परीक्षा गुरु को। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, लाला सर्व सुख जो है किस कहानी का पात्र है? तो किस कहानी का पात्र है? तो आप लोगों ने आंसर्स देना है देवरानी जेठानी। तो देवरानी जेठानी इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है हमारा, परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ था? तो परीक्षा गुरु का प्रकाशन जो है वो हमारा 25 नवंबर 1882 में हुआ था, 25 नवंबर 1882 में। तो ये इसका राइट आंसर है। फिफ्थ प्रश्न है हमारा, ये आप रिवीजन में भी आपके काम आ जाएगी, जब आप रिवीजन करोगे तो आप जल्दी जल्दी फटाफट इसको देख सकते हैं। फिफ्थ प्रश्न, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसने माना है? तो पहला मौलिक उपन्यास ये मैंने अभी आपको बताया था, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद छठा देखिए, छठा प्रश्न है हमारा, कौन सा उपन्यास तत्कालीन सामाजिक परिवेशों से गहरी पहचान स्थापित करता है? सामाजिक परिवेश किसमें दिखाया गया है? तो अगर आपको ध्यान होगा तो देवरानी जेठानी में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे। सातवां प्रश्न है हमारा, मैला आंचल जो है वो उपन्यास किसका है? तो मैला आंचल उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। चलिए आगे। राग दरबारी आएगा यहाँ पे। राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ल जी का, शुक्ला नहीं, शुक्ल जी का उपन्यास है। ठीक है, तो राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है। नौवां प्रश्न है हमारा, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी जो है हमारे इकलौते अगे जी का उपन्यास है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखेंगे तो 10वां प्रश्न है हमारा, लाला मदन मोहन किस कहानी के पात्र है? तो लाला मदन मोहन जो है वो हमारे परीक्षा गुरु के पात्र है। समझ आ गया? उसके बाद 11वां प्रश्न हमारा क्या है, लाल मोहन की पत्नी का नाम क्या है? तो लाल मोहन की पत्नी का नाम था कामिनी। कामिनी है इसका आंसर। लाल मोहन की पत्नी का नाम जो है कामिनी था। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न, निम्न में से बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा लाला मदन मोहन को पढ़ाने आते हैं और बाद में उसके मित्र बन जाते हैं? तो पहले तो पढ़ाने आते हैं और बाद में उसके मित्र बन जाते हैं। तो कौन थे वो? तो मास्टर शंभू दयाल। ठीक है, शंभू दयाल या शिंबू दयाल जो भी है, तो वो आप इसका मेन चीज़ है। ठीक है, कि वो बाद में, पहले तो पढ़ाने आते हैं पर बाद में मित्र बन जाते हैं।
13वां प्रश्न देखेंगे, अमीरों को ऐश के सिवा और क्या काम है, यह कथन किसका है। ये कथन देखो एक तरीके से देखो जो है बोला भी जा रहा है और कमेंट भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कथन किसका है, ये जो है मास्टर शंभू दयाल जी का है, ठीक है। वो ही बोलते हैं ऐसा उस टाइम। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है वो किसकी रचना है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास जो है वो इसमें लाला श्रीनिवास दास जी की है, ठीक है। 15वां प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न क्या है हमारे पास, आज़ादी के बाद का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है। तो आज़ादी के बाद का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न ये रिपीट होता है हमेशा। 16वां प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है। तो आंचलिक उपन्यास जो है वो कौन सा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैला आंचल कौन सा उपन्यास है, आंचल, मैला आंचल से आंचलिक उपन्यास। तो ये भी थोड़ी ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद 17वां प्रश्न हमारा क्या है, मानस का हंस किसका उपन्यास है। तो मानस का हंस जो उपन्यास है, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मानस का उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर का। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, अमृतलाल नागर, उनका उपन्यास है। 18वां प्रश्न क्या है हमारा, 18वां प्रश्न है, महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित एक क्लासिक उपन्यास जो है वो कौन सा है। तो क्लासिक उपन्यास जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, तो वो कौन सा उपन्यास है, ठीक है। तो इसका आंसर है मानस का हंस। तो मानस का हंस जो है आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को बताया कि मानस और हंस, मानस से अपना रामचरितमानस और हंस से जो है किस तरीके से लिया गया है। तो इसमें तुलसीदास जी के बारे में बताया। उसके बाद है डॉक्टर, 19वां प्रश्न, डॉक्टर प्रशांत बनर्जी किस उपन्यास के पात्र है। तो 19वें प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो प्रशांत बनर्जी जो है मैला आंचल में आ जाते हैं। तो ये मैला आंचल के ही पात्र हैं। 20वां प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न है, किस पात्र ने गांव का नाम अपनी पत्नी मैरी गज के नाम पर रखा था। तो कौन सा ऐसा पात्र था जिसने अपनी पत्नी मैरी गज के नाम पर जो है गांव का नाम रख डाला। तो वो कौन था, WG मार्टिन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, मार्टिन। उसके बाद 21वां, तो 21वां क्या है हमारा, मानस का हंस जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो हमें इसका वर्ष बताना है कि कब प्रकाशित हुआ था। तो 1972 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। उसके बाद 21वां प्रश्न हमारा है, मानस का हंस उपन्यास पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा का राज्य साहित्यिक पुरस्कार कब दिया गया था। तो साहित्य पुरस्कार कब दिया गया था, हमें ये बताना है। तो अगर हम साहित्य पुरस्कार की बात करें तो 1974 में इनको साहित्य जो है उपन्यास दिया गया था, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे प्रश्न बन के आते हैं भाई, घूम घूम के। रत्ना का प्रसिद्ध उपन्यास जो है, उपन्यास के पात्र है, रत्ना जो है वो किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र थी, रत्ना। तो ये है मानस के हंस की पात्र थी ये। उसके बाद 24वां प्रश्न आ जाता है, तुलसीदास के लिए बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम था उनका राम बोला। क्या नाम था, राम बोला। उसके बाद 25वां प्रश्न देखेंगे। 25वां प्रश्न क्या है, तो 25वां प्रश्न है हमारे पास, मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूँ पर प्रीति क्यों नहीं होती, यह कथन किसका है। तो 25वां है, प्रीति क्यों नहीं होती। तो ये कथन है तुलसीदास जी का कि मैं प्रीति तो बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन प्रीति क्यों नहीं होती है। उसके बाद 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, मानस के हंस में हंस का शाब्दिक अर्थ क्या है। मानस के हंस में हंस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ होता है हंस का आत्मा, क्योंकि आत्मा की शुद्धि की बात की गई थी ना, तो इधर आत्मा आएगा। उसके बाद 27वां प्रश्न है, लीजा, बंतो, राजू, ये सभी स्त्रियां किस उपन्यास जो है उसकी पात्र है। तो कौमा आएगा यहाँ पे, किसकी पात्र है ये। तो ये सारी की सारी तमस जो उपन्यास है उसकी पात्र है। तमस किसका उपन्यास है, तो पता होना चाहिए भैया तमस किसका उपन्यास है। तो तमस जो है वो मीना
जो है मीना कह रही हूँ, भीष्म साहनी का उपन्यास है। किसका? भीष्म साहनी का उपन्यास है। उसके बाद है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो 29वां प्रश्न है हमारा, आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो इसका आंसर आएगा मन्नू भंडारी। अभी बताया था ना मैंने बंटी वाला, जिसमें मैंने बताया कि माता पिता छोटा सा बच्चा होता है और किस तरीके से माता पिता की डिवोर्स के पीछे बीच में फंस जाता है, वो ना मम्मी के साथ जा सकता है ना पापा के साथ, तो इस तरह की सिचुएशन उसके सामने आती है। तो मन्नू भंडारी की है। 30वां प्रश्न हमारा है, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो है वो 1971 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 31 प्रश्न है हमारा, तमस का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो तमस का प्रकाशन 1973 में हुआ था। तो 1973 आप लोग लिखेंगे कि 1973 में तमस का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 32 प्रश्न है हमारा, तमस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो तमस का अर्थ मैंने क्या बताया था, आप लोगों को भी बताया था, अंधकार भी बताया था और अज्ञान भी बताया। तो आंसर क्या होगा आपका? दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों, क्योंकि अंधकार और अज्ञान भी है, तो दोनों इसका आंसर होगा। उसके बाद 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास 16 भागों में विभक्त एक लघु उपन्यास है? तो 16 भागों में विभाजित भी किया इसको। तो ये है आपका बंटी। आपका बंटी जो है वो 16 भागों में विभाजित था और जो है काफ़ी जो है वो भी हुआ, ये काफ़ी बड़ा था ना, इस वजह से। सोलह भागों में इसको मतलब बांटा गया था। बहुत कुछ था इसमें, सारा का सारा बता रखा है। उसके बाद 34 प्रश्न क्या है, भीष्म साहनी जी को तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसी तरीके के प्रश्न ज़्यादातर बनकर आते हैं भैया, इसलिए पढ़ना भूलना मत, बिल्कुल पढ़ते रहना और सन भी याद करना साथ साथ। तो 1975 इसका करेक्ट आंसर है। 1975 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था, भीष्म साहनी के को तमस उपन्यास के लिए। उसके बाद 35वां है, निम्न में से कौन सी घटना जो है वो प्रधान उपन्यास है? तो कौन सी घटना प्रधान उपन्यास मानी गई है? तो इसका आंसर है तमस। तमस को प्रधान जो है घटना माना गया है उपन्यास में। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, निम्न में से तमस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो कौन सा तमस का पात्र का जो है वो नहीं है? तो नत्थू लाल, इसका आंसर आएगा नत्थू लाल नहीं, क्योंकि मुराद अली, रिचर्ड नटवर ये सारे तो है, पर नत्थू लाल जो है इसका कैरेक्टर में नहीं आता है। उसके बाद 37 है हमारा, फूकी किस घटना का पात्र है? तो फूकी जो है वो आपका बंटी, आपका बंटी जो है उसमें जो है मेन कैरेक्टर, उसमें मेन कैरेक्टर तो नहीं, मतलब उसी का पात्र जो है। उसके बाद 38 प्रश्न क्या है हमारा, कि आपका बंटी उपन्यास में बंटी के पिता का जो है क्या नाम है? तो बंटी के पिता का नाम था अजय। बंटी के पिता का नाम क्या था? अजय। उसके बाद 39 प्रश्न इसका क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो किसकी रचना थी ये? अगे बार बार रिपीट होता है ये, बार बार। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ है? तो मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1931 में। तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1931 मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने उपन्यास को थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है। एक और हमारी क्लास उपन्यास के ऊपर, मतलब उपन्यास नहीं, जो ये MCQs है उनके ऊपर होगी, उपन्यास से ही रिलेटेड होगा। तो उपन्यास पढ़कर बैठना सभी के सभी स्टूडेंट्स, समझ आ गया, ताकि आप लोग भी आंसर कर सके। तो आज समय नहीं मिला था, इस वजह से मैंने ही सारे करवाए हैं, पर कल को आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो बी प्रिपेयर। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेंगे। अच्छा, अभी क्विज़ जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं, अभी क्विज़ जो है वो ऑफ हो रखी है। तो आप लोग ये मत समझना कि क्विज़ जो है वो चल क्यों नहीं रही है, क्विज़ ऑफ हो रखी है। आई थिंक ये 4 तारीख के बाद जो है शुरू होगी, क्योंकि सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वर्क भी रुका हुआ है बीच में, और इसीलिए 4 तारीख के बाद कंटिन्यू होगा। तो आफ्टर 4 जो है डेट के बाद ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो क्विज़ नहीं होंगे, इसलिए अभी मैंने क्विज़ वाले इसमें लगाए भी नहीं, विनर का नाम भी अनाउंस नहीं किया। ठीक है, तो जब अब क्विज़ होंगे तभी अनाउंस होंगे नाम।
तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई परेशानी, कोई उपन्यास समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, बाय, हैव अ नाइस डे।